हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है देन इन डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन अ जीमेल आईडी जहां आप अपनी स्टोरीज मुझे इस फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। एंड आज की जो स्टोरी है वो मुझे शुभम नाम के एक लड़के ने दी है। ही सेंट मी हिज रेडिट थ्रेड, सो दैट्स व्हाई आई थिंक सो आई चेंज द टाइटल नेम। पर ये स्टोरी सुन के, ये स्टोरी पढ़ के मुझे थोड़ा सा बुरा फील हुआ, और इसीलिए स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं और मेरी फैमिली बचपन से ही हमारे नाना नानी से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हमारे नाना जी और नानी जी वाली साइड की फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। सो दैट मीन्स कि हमारे सारे मामी और हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज नहीं थे हमारे दादा की फैमिली के साइड से। ऑब्वियसली इसमें हर एक मेंबर नहीं काउंट, उनमें से जितने भी ज़्यादातर लोग थे मुझे उनके नाम भी नहीं पता, अगर मैं सच बात बोलूँ तो जब भी मैं हमारे दादा साइड वाले गांव जाता हूँ तो मुझे उनमें से आज से ज़्यादा लोगों के नाम भी नहीं पता होते। पर जब भी मैं अपने नाना जी की फैमिली के साइड जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा होमी फीलिंग आती है। मेरे सारे के सारे फेवरेट कजन्स भी मेरे नाना की साइड से हैं। मेरे ज़्यादातर फेवरेट मौसियाँ, मौसा जी, उनके बच्चे, हर एक चीज़ फेवरेट मेरी उनके नाना जी के घर के साइड से है, जस्ट बिकॉज वी वर रेज्ड देयर एंड वी वर मोर कनेक्टेड टू देम। सो मेरे नाना जी का गाँव भी मुझे काफ़ी ज़्यादा होमी फील करता है। मेरे नानी की हर एक बनाई हुई रेसिपी जो मेरी मौसियाँ बनाती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा होमी सी फील करती है। मेरे पास, मेरे भाई के पास, हमारे कजन्स के पास उनकी ज़्यादा मेमोरी है। और आई वांट से लाइक आई वांट टू एस्टैब्लिश दिस थिंग कि हमेशा ऐसे नहीं होता है कि नाना नानी और दादा दादी के साथ तुम इक्वली क्लोज हो। फैमिली डिफर करती है, आई नो दिस थिंग, क्योंकि हमारी फैमिली भी डिफरेंट, मोर क्लोज टू आवर नाना नानी, इवन माय डैड आल्सो। सो जब मेरे नाना नानी जी, उनका जब देहांत हुआ था तो इट रियली वेरी शॉकिंग टू मी। जब मेरे नाना जी मरे थे आई थिंक आई क्राइड अ लॉट एंड एट दैट टाइम आई वाज गोइंग समवेयर, सो मैं उनके देहांत पे जा भी नहीं पाया था। सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। Same thing when my nani died also. Yeah, it was grief. It was like losing somebody close to you, right? And I had that grief when my dadaji died, my dadiji died, but it wasn't exactly same. If I'm being quite honest, it's so like harsh thing to say, ऐसा कि कोई तुम्हारे क्लोज में मर गया है एंड तुम्हें एग्जैक्टली सेम फील नहीं हुआ। मुझे एग्जैक्टली वैसा फील नहीं हुआ जैसे नाना नानी मरे थे तब हुआ था। इसीलिए दादा दादी साइड वाले गाँव भी जाता हूँ तो हमारे 2 घर हैं, उनमें से एक घर में मुझे होमी फील होता है, लेकिन दूसरे घर में आई डोंट फील दैट कनेक्शन। ओके, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट कि आई वाज मोर क्लोज टू माय नाना नानी एंड मुझे उनकी कहीं बार बहुत ज़्यादा याद भी आती है। इतनी याद कि कहीं बार वो मेरे सपने में आते हैं एंड आई ड्रीम वेरी लेस। मुझे बहुत कम सपने आते हैं, लेकिन आई हैव सीन माय नाना, माय नानी मैनी टाइम्स नाउ लाइक एट दिस पॉइंट इन माय ड्रीम्स। पर ऐसा बहुत ज़्यादा कम हुआ है मेरे साथ कि मैं अपने दादा दादी को देख रहा हूँ, just because I feel put more warmth into me, they put more love into me, इसलिए मुझे उनसे इतना ज़्यादा कनेक्शन था। एंड सेम चीज़ आज शुभम के साथ भी हुई है। स्टोरी में तुम्हें पता चल ही जाएगा कि शुभम के साथ क्या हुआ था, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। लेकिन जो भी ये होते हैं ना कि मरने के बाद घोस्ट आते हैं तुमसे मिलने के लिए, ज़्यादातर टाइम पे वही घोस्ट या फिर वही आत्माएं तुमसे मिलने आती होंगी जो तुम्हारा भला चाहती होंगी, स्पेशली अगर ये आत्माएं तुम्हारे घर के पास से हो तो। पर क्या होगा कि अगर एक आदमी जैसे तुम सच्चा प्यार करते हो वो ही तुम्हारे सामने मर जाए तो तुम्हें मिलने आएगी, या फिर वो सच में तुम्हारे साथ रहने लग जाएंगे इस ही दुनिया में। देयर इज अ वेरी ह्यूज मिथ कि द लव्ड वंस दे स्टे विद यू फॉर एवर इन दिस वर्ल्ड ओनली। सो जब तक एक पैर में से दोनों आदमी मरने जाते हैं तब तक उनमें से एक जो पहले मरा है वो इसी संसार में उस आदमी के साथ रहता है, बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ प्यार, क्योंकि वो उनसे अटैच होते हैं इसीलिए। लेकिन आज की स्टोरी में क्या हुआ, क्या सच में शुभम के नाना जी के साथ उनकी नानी जी भी रहती थी? ये बात पिछले साल की है, 2022, जब मैं और मेरी फैमिली हमारे नाना के घर मूव हो गए थे हैदराबाद में। मेरे नाना नानी हमारे पापा और उनके बच्चों की शादी के बाद से अकेले ही रहते थे। उनका घर काफी बड़ा था पर वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे अकेले रहते थे। कई बार हमारे चाचा चाची उनसे मिलने जाया करते थे, कई बार वो भी छुट्टियों में हमसे मिलने आया करते थे, लेकिन ज्यादा टाइम वो लोग हैदराबाद में अकेले ही रहते थे। तो मेरे पापा ने ये डिसाइड करा कि हम तीनों, मैं, पापा और मम्मी, नाना नानी के घर चले जाएंगे रहने के लिए। सो आफ्टर माई 10th हम लोग नाना नानी के साथ मूव हो गए। हैदराबाद में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा एक अच्छा स्कूल ढूंढने में, और मेरे पापा का भी बैंक में नौकरी फिक्स हो गया था। तो अब मेरी मम्मी नाना नानी की मदद करती थी घर के कामों में तो कभी बाहर के कामों में। वो बहुत खुश थी क्योंकि बहुत टाइम बाद वो अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। मेरी नानी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। मेरी नानी की अगर मैं आपको इमेज बताऊं तो वो काफ़ी दुबली पतली औरत थी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा स्माइली, पर उन्हें शुगर था और इसी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उनके हाथ पैर पतले तो थे ही पर उनमें ब्लिट्स भी थे, और हमेशा जब भी मैं अपनी नानी को देखता था तो उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लगता था। उनके रूप से नहीं
बल्कि उनकी हेल्थ के लिए। और मम्मी हमेशा मंदिर जाकर ये प्रे करती रहती थी कि नानी हमारे साथ एक और साल बची रहे। पर अगस्त में मेरी नानी को हॉस्पिटलाइज करा गया। मेन रीजन उनकी तबीयत खराब का तो शुगर ही था, पर डॉक्टर ने कहा कि और भी कुछ है जिसकी वजह से उनकी आई साइट वीक हो चुकी थी। मेरे नाना ने कहा ऐसा तो हमारा कुछ नहीं था, घर में भी वो घर का ही खाना खाती थी, बाहर से हम कभी खाना नहीं मंगाते थे, ना ही हम ज्यादा बाहर घूमने जाते थे। पर फिर भी मेरी नानी में और कोई बीमारी थी जिसका पता डॉक्टर नहीं लगा पा रहे थे। धीरे धीरे मेरी नानी की आई साइट वीक हुई और फिर उनकी पूरी आई साइट ही चली गई। पर फिर भी वो हंसती रही। वो मेरे नाना से बोलती कि उनके पैर में दर्द हो रहा है, पर फिर भी वो हंसती रहती थी। मेरे पापा मम्मी जब भी उनसे मिलने जाते थे, मैं जब भी उनसे मिलने जाता था, वो हमेशा हमें स्माइल करके ग्रीट करती थी। और फिर एक दिन मेरी नानी चल बसी। मेरी मम्मी के लिए सदमा बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो कई महीनों तक, लिटरली कई महीनों तक रोई। उनकी आंखें पफी थी और उन्हें जब भी हम देखते थे तो तब ऐसा लगता था काश हम यहाँ पहले आ जाते, काश हमने उन्हें पहले डॉक्टर पे दिखाया होता तो शायद आज कुछ चेंज होता। मेरे पापा का भी मूड उनकी मौत के बाद से अच्छा नहीं रहता था। लेकिन सबसे अजीब चीज जो मैंने नोटिस करी वो थी मेरे नाना जी की। मेरी नानी की डेथ के बाद मेरे नाना जी ऐसा प्रिटेंड करते थे जैसे वो मरी ही नहीं हो। वो सुबह चाय के कप बनाते तो वो भी 2, खाने की प्लेट लगाते तो वो भी 2, और पहले वो नानी के साथ लूडो खेला करते थे तो बैठते समय भी वो अपने आगे वाली सीट नानी के लिए छोड़ देते थे। मुझे लगा कि शायद से वो इस तरह से नानी की मौत से कोप कर रहे हैं, लेकिन इट वॉज काइंड ऑफ अनहेल्दी, आई कुड टेल। एक दिन सर्दियों की छुट्टियों में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे नाना जी हिमाचल घूमने गए। हमने कभी भी इतनी ठंड पहले एक्सपीरियंस नहीं करी थी, सो इट वॉज क्वाइट जारिंग फॉर ऑल ऑफ अस, पर स्पेशली मेरे नाना जी के लिए काफ़ी जारिंग था। पता नहीं क्यों जैसे ही हम हिमाचल पहुंचे थे तो उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। हम होटल गए तो उन्होंने मेरे पापा को बताया कि शायद ठंड की वजह से या फिर ट्रैवल की वजह से भी उनके पैरों में दर्द हो रहा है। तो मेरे पापा ने हमारे कमरे में सामान रखवा कर मेरे नाना जी को गर्म पानी से पैर सेका। मेरे नाना जी का गर्म पानी से पैर सेकना शुरू करा, जिसके बाद हमारा प्लान तो बाहर खाने जाने का था, पर फिर मेरी मम्मी हमें कमरे में ही खाना लेके आ गई। हम सब ने खाना खाया और हिमाचल की बात करते करते नानी की बात भी आ गई। तो मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारी माँ को यहाँ आना बहुत ही पसंद आता अगर वो आज भी जिंदा होती। एंड सैड, पर पता नहीं क्यों मेरे नाना जी मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने मेरे पापा की तरफ देखते हुए कहा हाँ उसे ये जगह बहुत पसंद आई। माई डैड डिड नॉट नोटिस एनीथिंग एट दैट टाइम, पर फिर भी मैंने इस बात को सुन लिया था। पहली रात हम लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए मम्मी पापा एक कमरे में सोए और नाना और मैं एक कमरे में सोने वाले थे। खाना खाने के बाद मैं होटल के नीचे गया ऐसे ही घूमने के लिए, और नाना जी ने मुझे जाते हुए कहा कि मेरे लिए बीड़ी ले आना। तो मैं वही चीज लेने के लिए गया था उनके लिए। पर जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि हमारे कमरे से क्रॉकरी की आवाज आ रही है। जस्ट फॉर द रेफरेंस, इस होटल में जो मेरी मम्मी का कमरा, मेरे पापा का कमरा और जो हमारा कमरा था, उसके बीच में करीब 4 और कमरे थे जहाँ कोई नहीं रह रहा था, एंड सारी की सारी लाइट्स बाहर से बंद थी। सो बीइंग अ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आई वाज नॉट दैट स्कैर्ड, पर फिर भी मेरे शरीर में चिल्स आ गए थे। मैं धीरे धीरे अपने कान से अटेंटिवली सुनते हुए हमारे कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे दोबारा से क्रॉकरी की आवाज आई। मैंने हर एक सिनेरियो सोचा, हर एक कमरे की डिटेल याद करी कि क्या हमारे कमरे में कोई क्रॉकरी थी या फिर कोई यूटेंसिल भी था, पर एक बेड, एक सोफा और 2 चेयर के अलावा उस कमरे में कुछ भी नहीं था। तो मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश करी। मैंने देखा कि नाना जी चेयर पर बैठे थे और उन्होंने बेड के बगल में ये चेयर लगा रखी थी और उनके बगल में भी एक चाय का गिलास था जिससे अभी भी भाप आ रही थी। नाउ जो चाय का गिलास मेरे नाना जी के हाथ में था वो उन्होंने चेयर से लांद कर लगा रखा था, पर जो कप हमारे बेड में था वो कप पता नहीं क्यों हिल रहा था। आई वॉज काइंड ऑफ स्कैर्ड। पहले मुझे लगा कि मुझे रात के अंधेरे में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर अगेन व्हाई वर देयर 2 कप्स। सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब हो रहा था और अब मुझे डर भी लग रहा था। मैंने सोचा कि चिल्ला के अपने पापा को बुलाऊं, पर फिर तभी अचानक मेरे नाना जी जोर जोर से हंसे। उन्होंने कहा हाँ तुम भी काफी थक गई होंगी ना, मुझे पता है मेरे भी पैर दर्द हो रहे हैं। केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम। मैं उन्हें ही देखता रहा एंड आई वाज इन शॉक, क्योंकि उस कमरे में बस वो ही थे अकेले बैठे हुए। तो वो बातें किससे कर रहे थे? फिर मेरे नाना जी ने अपना हाथ बढ़ाया उस चेयर की तरफ और हवा में ही उसे सहलाने लगे। दैट क्रीप मी आउट इवन मोर। उन्होंने कहा लाओ अपने पैर मुझे दो, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। एंड एट दिस पॉइंट आई वॉज कम्प्लीटली स्पूक्ड आउट। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरे नाना जी ने सुना भी नहीं। मैंने कहा नाना जी मैं आपकी बीड़ी लेके आ गया हूँ, तब भी उन्होंने नहीं सुना और वो पता नहीं किस चीज में मग्न थे। मेरे नाना जी 2 दिन से सोए नहीं थे ढंग से, तो मुझे लगा शायद से नींद की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। पर तभी अचानक मेरे नाना जी जोर जोर से रोने लगे। देवेंद्र मेरे पापा का नाम है।
तो उन्होंने अच्छे से बात नहीं करी। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम दोनों में इतना प्यार है, फिर भी उसने मुझे कल ऐसे डांटा। पर उनकी आवाज अब मेरे नाना जैसी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तभी मेरे पापा आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाना जी क्यों चिल्ला रहे हैं। हम दोनों ने कमरे के अंदर जाने की कोशिश करी और हमने देखा कि नाना जी अपना सर पीछे चेयर पे टिका के अपने आप से ही बातें कर रहे थे। मेरे पापा को पता नहीं कैसे एक झटके में ही सब कुछ समझ आ गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम डरो मत, जाओ जाके अपनी मम्मी के साथ सो जाओ, मैं आज रात तुम्हारे नाना के साथ ही सो जाता हूँ। अगले दिन मैं उठा तो मेरे नाना जी बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्होंने मुझसे नॉर्मली बात करी, मेरे पापा से नॉर्मली बात करी, मेरी मम्मी से नॉर्मली बात करी और फिर हम लोग 3 दिन के लिए हिमाचल घूमने लगे। जब हम वापस अहमदाबाद गए तो मेरे पापा ने नाना को डॉक्टर पे दिखाया और फिर डॉक्टर ने उन्हें कहा कि मेरे नाना जी को नार्कोलेप्सी है। नार्कोलेप्सी एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें आदमी दिन में ढंग से नहीं सो पाता है। उन्हें कई बार तो लंबी लंबी नींद आ जाती है, पर कई बार उनके नींद डिल्यूजन में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते हैं। नार्कोलेप्सी में एकदम सडन लॉस ऑफ मसल टोन भी होता है, विच एक्सप्लेन्ड कि उनके पैर में दर्द क्यों हो रहा था। और ये चीज नार्कोलेप्सी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन भी ट्रिगर करती है, जिससे आदमी अचानक से हंसता है, अचानक से रोता है, या फिर अपने दिमाग के उस पार्ट को ट्रिगर करता है जहां उनका कोई लव्ड वंस रहते हो। एंड आई थिंक इसी वजह से मेरे नाना जी को ऐसा लगता था कि नानी अभी भी जिंदा है। हमने नाना से ढंग से पूछा कि नानी को मरे कितना टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा मरे हुए? बेटा तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारी नानी तो अभी भी जिंदा है ना। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि नार्कोलेप्सी की वजह से इतना ज्यादा डिल्यूजन नहीं होता है, पर फिर भी उन्होंने मेरे नाना जी को कुछ दवाइयाँ दी और मेरे डैड से कहा कि प्लीज इन्हें रियलिटी ग्रिप कराने की कोशिश कराइए, वरना हमें इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। अगले 3 महीने तक मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरे नाना को इस टर्म से वाकिफ कराते रहे कि नानी जी अब जिंदा नहीं है। दी एंड मेरे नाना जी को भी ये समझ आ गया था कि हाँ उनकी बीवी अब नहीं है। मुझे पता है कि ये कहानी एक हॉरर तो नहीं है, पर मुझे मेरे नाना जी के लिए बहुत बुरा लगता है और मैंने ये कहानी बस इसलिए भेजी थी क्योंकि ये मेरे लिए क्रीपी था और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी के भी घर के बुजुर्ग के साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो वो उन्हें पागल समझे। शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत हो। सो गो एंड प्लीज़ हेल्प देम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी विद मी गाइस एंड थैंक यू शुभम फॉर सेंडिंग योर स्टोरी टू मी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद किसी स्टोरी ने मेरे को इतना मूव करा था। सो आई रियली वांटेड टू टेल एवरीवन अबाउट योर स्टोरी भाई। एंड अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है देन प्लीज़ गो टू माई डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ पर दिए गए Gmail ID में आप अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। वेल टेक केयर गाइज, आई होप यू गाइज आर हैप्पी, आई होप यू गाइज आर हेल्थ एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून।